हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो साथियों, हमने आपसे वादा किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की हिंदी हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो इसका पहली क्लास हिंदी की हो चुकी है आपकी। उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से स्वर को पढ़ाया है और स्वरों का वर्गीकरण भी पढ़ाया है। तो आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारी जो वर्णमाला की है वो सेकंड क्लास होने वाली है और इसी क्लास में आपकी वर्णमाला पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और मैं वादा करता हूँ कि इन जो भी आप नोट्स बनाएंगे इन नोट्सों से बाहर नहीं आएगा। आज चलो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन व्यंजन पढ़ाएंगे। व्यंजन होता क्या है और इनका उच्चारण स्थान व्यंजनों का कहाँ कहाँ से होता है और व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, सब हम आपको बताएंगे। तो व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन किन्हें कहते हैं? वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होता है, इनके वर्ग कितने होते हैं, ये सब आगे देखते हैं। व्यंजनों की बात की जाए, कौन कौन से व्यंजन होते हैं? का, खा, गा, घा, या, चा, छा, जा, झा, उआ, ये सब व्यंजन ही होते हैं। अब इनको 5 वर्गों में बांटा गया है: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। इनको कैसे याद रखोगे? कचट तप, कचट तप याद रखोगे। का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं और चा वर्ग में 5 और ऐसे ही सभी वर्ग में 5-5 आते हैं। तो इनको पूछा जाता है कि स्पर्शी व्यंजन कौन सा है, कौन सा नहीं। तो ये जितने भी आपके सामने वर्ण लिखे हुए हैं, व्यंजन लिखे हुए हैं, ये सभी क्या है? स्पर्शी व्यंजन है या इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? जो का वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं इनको कंठ से बोला जाता है। किससे? कंठ से। सबसे पहले आपका कंठ ही पड़ता है, कंठ के बाद आपका तालु पड़ता है, उसके बाद आप लिख लेंगे तालु। तो याद रखेंगे कचट तप। और दूसरा जो चा वर्ग आएगा तालु और तीसरा जो आएगा मूर्धन्य। चौथा जो आपका वर्ग आता है ता वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं ये दंत से बोले जाते हैं। दंत का मतलब दांत से बोले जाते हैं। और ये जो होता है, और आपका जो पांचवा वर्ग जो होता है पा वर्ग, इसके जितने भी वर्ण होते हैं, जितने भी व्यंजन होते हैं, ये सभी ओष्ठ यानी ओंठ से बोले जाते हैं। तो ये सभी जो पा, फा, बा आप बोल रहे हैं, ये सब बोल के देख सकते हैं आप, ये सब ओंठ से आपके बोले जाते हैं। अच्छा, स्पर्शी व्यंजन की परिभाषा पूछ लेता है कि ये होते तो ये सभी जितने भी व्यंजन हैं ये सभी 25 होते हैं स्पर्शी व्यंजन। लेकिन स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये आप हेडिंग डाल के लिख लेंगे कि बोलते समय जो हवा निकलती है वह मुख के किसी विशेष स्थान को स्पर्श करके निकले तो उसे ही स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो ये हो गई स्पर्शी व्यंजन की परिभाषा, कभी कभी पूछ लेता है। और जो ये लास्ट में लिखे हुए हैं इनको पंचमाक्षर या नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। और ये जो आपके ये जो हमने ब्रैकेट में लिख रखे हैं ये दो गुणित व्यंजन और या उत्क्षिप्त व्यंजन भी इनको कहते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि द्विगुणित व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन किस वर्ग में आते हैं, तो आप बता देंगे कि टा वर्ग में आते हैं। और ये उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं इनके लिए एक महत्वपूर्ण नोट डाल के लिखेंगे कि ये पूर्ण हिंदी में ही विकसित हैं, संस्कृत में इनका कोई विकास नहीं है। अब हम देखते हैं आगे कि अंतस्थ व्यंजन। आपने इनका उच्चारण स्थान देख लिया है, तो आगे देखते हैं अभी अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन आपके बचे हुए हैं। तो आप सबसे पहले अब आगे देखते हैं, अभी आपका बचा हुआ या, रा, ला, वा, इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन की भी परिभाषा पूछ लेता है, तो आप डाल के हेडिंग लिखेंगे अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वर व व्यंजनों के बीच में होता है। ना तो मतलब ना तो वो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? मतलब अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मतलब स्वर और उच्चारण दोनों के बीच में होता है, यानी आधे स्वर आधे व्यंजन होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अंतस्थ व्यंजन। ये सब जितने भी हैं अंतस्थ व्यंजन लिख लेंगे यहाँ पर, ये सभी सघोष अल्प प्राण होते हैं। अब सघोष अघोष अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे उसके, मगर अभी यहाँ पर लिख लेंगे कि ये सभी सघोष अल्प प्राण होते हैं, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। अब देखते हैं जो या और वाह होता है। जो या और वाह होता है, या वाह, इनको अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर का मतलब जो कभी स्वर या व्यंजन हो उन्हें ही अर्ध स्वर कहा जाता है। तो ये अर्ध स्वर कहलाते हैं, या और वाह। पूछा जाता है कि आपका अर्ध स्वर कौन से व्यंजन है, तो अर्ध स्वर या और वाह होते हैं। रा को क्या कहते हैं? रा को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। रा को क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। ये आप लिखते रहिए जो हम अलग से बता रहे हैं। और रा को लुंठित और संग में प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। रा को ही प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। अब लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो जीभ लुढ़क कर जब तालु को स्पर्श करती है, जब आप रा को बोलेंगे तो जीभ आपकी लुढ़क कर तालु को स्पर्श करेगी, इसीलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। ला का पूछा जाए, ला को क्या कहते हैं? तो ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं।
हवा जीभ के बगल से निकल जाए तो मतलब जब हम ला को बोलते हैं तब हवा जो है जीभ के बगल से निकलती है, इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन से कहलाते हैं, तो ये आप हेडिंग डाल के लिख लेंगे कि हवा जब जीभ के बगल से निकले तो उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला होता है। अब हमने आपको सभी स्पर्शी व्यंजनों के हमने आपको उच्चारण स्थान बताए थे, अब इनके भी उच्चारण स्थान हम बताएंगे। या जो होता है या, ये तालु से बोला जाता है, और जो ला होता है ये दांत से और दंत मूल से बोला जाता है, और ला भी दंत मूल से बोला जाता है। और ये जो वा होता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का मतलब होता है दांत प्लस ओंठ से बोला जाता है आपका। तो आपको याद हो गया होगा कि ये तालव्य या, और ये दंत मूल से, और ला भी दंत मूल से, ये दंतोष्ठ। तो ये होता है इनका उच्चारण स्थान। ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जो हम अलग से जानकारी देते चल रहे हैं आपको। अब बात करते हैं आगे। सा, सा, हा, इनको ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। ऊष्मी या इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। सा, सा, शा और हा, इनको ऊष्मी या संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अब ऊष्मी संघर्षी हेडिंग डाल के आप अलग से लिख लेंगे कि ऊष्मी व्यंजन किन्हें कहते हैं। बोलते समय हवा जब मुख के किसी विशेष स्थान पर रगड़ कर निकले तथा गर्मी पैदा कर दे। जब आप किसी वर्ण को बोल रहे हैं तो हवा जो निकलती है और गर्मी पैदा कर दे तो उसे ही ऊष्मी, ऊष्मी का मतलब क्या होता है? ऊष्मा का मतलब हवा जो है गर्मी पैदा करे, तो ऊष्मा का मतलब गर्मी, तो गर्मी पैदा करेंगे ये वर्ण जब बोलोगे आप तब गर्मी पैदा होगी, तो ये ऊष्मी व्यंजन कहलाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, जो भी मैं बात बता रहा हूँ ये सभी महत्वपूर्ण है, अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, क्योंकि हर एक चीज़ स्क्रीन पर लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं बोल कर आपको बता रहा हूँ, आप लिखते रहिए साथ में ही। जो ज़रूरी होता है वो मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले ये जो होते हैं ये सभी जितने भी ये हैं ऊष्मी व्यंजन सभी अघोष महाप्राण होते हैं। तो ये हम आपको आगे बता देंगे, आगे बताएंगे भी। तो इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। जो ये हा होता है आप लिखेंगे सबसे पहले हा, हा कंठ से बोला जाता है, फिर ये कंठ के बाद तालव्य, मूर्धन्य और दंत। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत ये बोले जाते हैं। लिख लोगे आप ऐसे, कंठ से ये बोला जाता है कंठ, और ये बोला जाता है तालव्य, तालव्य, और ये मूर्धन्य, मूर्धन्य से, और ये क्या बोला जाता है? दंत से, दंत से। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत से बोले जाते हैं आपके ये ऊष्मी व्यंजन। तो इनका उच्चारण स्थान पता हो गया होगा, आप अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे। और आगे हम चलते हैं। और जो ये हा होता है ये सघोष महाप्राण होता है, लिख लेंगे आप सघोष महाप्राण, हालांकि मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। और ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों जो होते हैं ये अघोष महाप्राण होते हैं। और ये जो होता है हा जो होता है ये सघोष महाप्राण होता है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छा, छतरी होता है, ये वाला छा होता है, ये वाला, तो ये वाला छा ये बना हुआ है, छा, ता, ग्या और सा। ये वाला सा है, ये वाला ये गलत हो गया आपका, ये सा बना हुआ है। सा कौन वाला है? ये वाला है, ये वाला सा है। तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऐसा आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब छा पूछ लिया जाता है। पिछली बार जो 49,568 आपकी भर्ती आई हुई थी यूपी पुलिस की, उसमें पूछा गया था, उसमें छा का पूछा हुआ था कि ये छा जो वर्ण है किससे मिलकर बना हुआ है। तो आप लिख लेंगे छा जो है वो का प्लस सा से मिलकर बना हुआ है। का, आधे का, हाफ का और सा से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह जो है आपका जो ता है ये आधा ता और जो है रा से मिलकर बना हुआ है, आधा ता और रा से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह जब आप लिखेंगे तो आप लिख लेंगे ग्या जो बना हुआ है, ग्या बना हुआ है आधा जा प्लस उआ से मिलकर बना हुआ है, उआ से मिलकर बना हुआ है। और इसी तरह जब आपका जो सा बना हुआ है सा, तो ये सा और प्लस रा से मिलकर बना हुआ है। तो ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमने आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं और किस किस से मिलकर बने होते हैं। अब आगे देख लेते हैं, आगे बताते हैं। मैं आपको यहीं बता देता हूँ कि आगत व्यंजन, आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आगत व्यंजन कौन कौन से? आगत स्वर हमने आपको बताया था केवल आ था, लेकिन आगत व्यंजन की बात की जाए
तो इसमें इसमें का है, का भी आगत व्यंजन है, खा है और गा है और जा है और फा है, ये सभी आगत व्यंजन है। लेकिन जो है ये वाले तीन अब ज़्यादा विकसित नहीं है, जो ज़्यादातर विकास है वो इन्हीं का दो का विकास है। तो ये पूछ लिया था किस भाषा से आए हुए वर्ण हैं, तो अरबी आप लिख लेंगे कि ये सभी वर्ण अरबी व फारसी भाषा से लिए गए हैं और इनको ही नुक्ता वाले वर्ण भी कहते हैं। जो ये आगत व्यंजन है इनको नुक्ता वाले वर्ण भी कहते हैं। अधिकतर जो ज़्यादा प्रयोग होता है आगत व्यंजन में वो जा व फा का ही होता है। तो हमने आगत व्यंजन भी आपको पढ़ा दिया है। अब देखते हैं आगे। अब हमने आपको बताना है कि व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण की बात की जाए, व्यंजनों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। घोषत्व क्या होता है, जब स्वतंत्रियों में कंपन होता है तब उसे घोषत्व कहते हैं। और प्राणत्व किसे कहते हैं, जब हवा का बाहर जो आती है, हवा का बाहर मतलब आना ही प्राणत्व कहलाता है। तो अब घोषत्व के आधार पर कितने प्रकार से बांट सकते हैं व्यंजनों को, और प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार से बांट सकते हैं, तो ये हम आपको आगे बता रहे हैं। आप देखते रहिए। तो जो घोषत्व के आधार पर होता है वो हम दो प्रकार से हम व्यंजनों को बांट सकते हैं। एक तो अघोष, दूसरा सघोष। सबसे पहले अघोष देख लेते हैं। अघोष जब हम किसी व्यंजन को बोलते हैं तब स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता है, तब उसे अघोष कहते हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए। तो जो एक व दो लाइन होती है किसी भी जो एक व दो लाइन होती है वो क्या होती है, अघोष होती है। और इसमें जितने भी सात 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 तीनों हमने बताए थे आपको, ये क्या है, अघोष हैं। टोटल बात की जाए तो 13 अघोष होते हैं। तो बात की जाए टोटल कितने होते हैं अघोष, 13 अघोष होते हैं। पूछ लिए जाते हैं कि कितने अघोष, 13। अब ये एक दो लाइन क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। एक और दो लाइन क्या होता है, ये मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो ये एक और दो लाइन, ये देखिए का, चा, टा, ता, पा, ये क्या है, ये सभी अघोष हैं। और ये खा, छा, ठा, ठा और फा, ये सभी क्या है, दो ऊपर दो बना हुआ है, दो के नीचे जितनी भी आ रहे हैं, जितने भी व्यंजन, ये सभी क्या है, अघोष हैं। तो ये आगे वाली दो लाइनों जो हैं ये सभी अघोष हैं। और जो 3 और 4 और जो 5 हैं ये सभी सघोष हैं। ये 3, 4, 5 यानी ये जो नीचे वाले लिखे हुए हैं, ये जो नीचे वाले जो लिखे हुए हैं ये सभी अघोष हैं। ये सभी अघोष हैं, नीचे वाले ये सभी अघोष हैं। तो ये 3, 4, 5 लाइन वाले सभी अघोष हैं, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो आप घोषत्व के आधार पर समझ गए, सघोष वाले समझ गए और अघोष समझ गए कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं सघोष। सघोष हमने अभी आपको बताया 3, 4 और 5 लाइन वाले क्या होते हैं, सभी वो जो है सघोष होते हैं। सघोष को बोलोगे जब आप तब स्वतंत्रियों में कंपन होता है तो उसे ही सघोष कहते हैं। या, रा, ला, वा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये सभी सघोष होते हैं। और जितने स्वर होते हैं ये मैंने आपको स्वर में भी बताया था कि सभी स्वर सघोष होते हैं और अंतस्थ व्यंजन भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और एक बात बता दें कि आपको जो हा होता है ये भी सघोष होते हैं। टोटल मिलाकर कितने सघोष हो गए, पूछ लिया जाता है कितने सघोष होते हैं, तो टोटल 31 सघोष होते हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब आगे बात करते हैं। आगे बात की जाए प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व किसे कहते हैं, जब बोलने में जब जो है हवा का बाहर कैसे आ रही है, ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, तो उसे ही प्राणत्व कहते हैं। अब सबसे पहले प्राणत्व के आधार पर भी दो प्रकार से बांट सकते हैं। प्राणत्व के आधार पर भी दो प्रकार से बांटा जा सकता है व्यंजनों को। कैसे, पहले अल्पप्राण। अल्पप्राण किन्हें कहते हैं, जिन व्यंजनों को बोलने में कम समय लगता है, यानी जिनको बोलने में कम हवा मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें ही क्या कहते हैं, अल्पप्राण। तो जो अल्पप्राण होते हैं वो 1, 3 व 5 वाली लाइन के जो वर्ण होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। ये जो 1 और जो ये 3 और ये जो 5 वाले होते हैं ये अल्पप्राण में आते हैं, और जो 2 और 4 में होते हैं ये महाप्राण में आते हैं। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए आप, अल्पप्राण 1, 3, 5 और 2 जो द्विगुणित व्यंजन डा होता है ये भी आपका अल्प प्राण में आता है। या, रा, ला, वा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये भी अल्प प्राण होते हैं। और बात की जाए सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं सभी अल्प प्राण होते हैं। टोटल मिलाकर आपके कुल 33 आपके अल्प प्राण होते हैं। अब बात की जाए महाप्राण। महाप्राण उसे कहते हैं जिसको बोलने में ज़्यादा हवा मुंह से बाहर निकलती है, तो उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण कौन कौन से होते हैं, 2 और 4 लाइन वाले हमने आपको बताया कि ये महाप्राण होते हैं।
साथ में ही जो दो गुणित व्यंजन ये डा होता है जिसके नीचे बिंदी लगी होती है, इसे भी महाप्राण में ही लिखा जाता है। और सा सा हा यानी सभी जो ऊष्मी व्यंजन होते हैं ये भी महाप्राण होते हैं। टोटल अगर महाप्राण की बात की जाए 14 होते हैं, तो ये सीधे सीधे आपको फैक्ट याद रखना है क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं आपको। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो ये पंचवाक्षर है, इससे कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होगी। जो ये डा और उआ और अड़ा लिख रहा है, ना मा से कोई कभी भी किसी शब्द की जो है शुरुआत नहीं हो सकती है। तो ये भी आप नोट्स में डालकर लिख लेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। और आपकी वर्णमाला यहीं से समाप्त होती है। अब आपके लिए 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आएंगे। जो भी इसमें थोड़ा बहुत छूट गया होगा तो वो उसमें कवर हो जाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो हम आपको अब 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कल करवाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।